जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिकम गुरुजी में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सीटेट तथा जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड। आपसे एक चीज़ पूछ दिया जाता है, वह राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, उसके बाद मध्याह्न भोजन क्या है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये दोनों एक ही बात है, ये हिंदी है ये अंग्रेजी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके महत्व क्या है, इनकी कमियां क्या है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एक सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, एक मध्याह्न भोजन से स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इतनी गारंटी है आपको 2 से 3 नंबर इस वीडियो से पक्का हो जाएगा। ठीक, कन्फर्म है कि आपको 2 से 3 नंबर एग्जाम में हर साल जो है इन 3 टॉपिक से एग्जाम में 2 से 3 नंबर तक पूछ लिया जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए देखते हैं एक एक चीज़ को। सबसे पहले हम अगर बात करें सर्व शिक्षा अभियान की, यह सर्व शिक्षा अभियान आखिर है क्या। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, ये जो आपका SSA है ये आपका सर्व शिक्षा अभियान है। यह एक संयमबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा का भूमंडलीकरण UEE की प्राप्ति के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। जैसा कि भारत के संविधान के 86वें संशोधन में आदेश दिया गया, 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य करना एक मौलिक अधिकार होगा। इसका मतलब कहना ये था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य का मतलब जरूरी, इन चीज़ों पे काम करना। ठीक है। उसके बाद संपूर्ण देश में सर्व शिक्षा अभियान को फैलाने और 1 लाख निवास स्थान पर में 192 लाख बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी में सर्व शिक्षा अभियान को कार्यान्वित किया गया। यह कार्यक्रम उन निवास स्थानों में नए विद्यालय खोलना चाहता है जहां विद्यालयी सुविधाएं नहीं हैं और अतिरिक्त कक्षा के कमरे, शौचालय, पीने का पानी, रखरखाव अनुदान और विद्यालय सुधार अनुदान के प्रावधानों के द्वारा मौजूदा विद्यालय आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना चाहता है। मतलब ये विद्यालय को अब ऐसा विद्यालय करना चाहता है, या उन क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय नहीं है उन क्षेत्रों में ऐसा विद्यालय जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। विद्वान में जहाँ शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या है और को अतिरिक्त शिक्षक प्रदान किए गए हैं, जबकि मौजूदा शिक्षकों की संख्या को सघन प्रशिक्षण, शिक्षण अधिगम सामान के विकास के लिए अनुदान को मजबूत बनाने और क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर अकादमिक सहायता ढांचे को मजबूत बनाया गया है। मतलब सर्व शिक्षा के अभियान क्या सब काम किए गए हैं, इन सभी क्रियाओं का यहाँ उल्लेख किया गया है, यानी वर्णन किया गया है। इनको आप चाहे तो एक नोट्स के रूप में बना सकते हैं, इनको लिख सकते हैं अपने नोट्स के रूप में। ठीक है, इनको समझते जाइए और नोट्स के रूप में बनाते चल जाइए। सर्व शिक्षा जीवन कौशल सहित विशेष प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना चाहता है। सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा में विशेष जरूरत वाले बच्चों पर विशेष जोर है। सर्व शिक्षा अभियान डिजिटल खाई को भरने के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करना चाहता है। कहने का मतलब है कि देखिए, पहले क्या होता था कि जैसे लड़कों के, बालक के शिक्षा पे जोर दिया जाता था, बल्कि बालिका की शिक्षा पे उतना जोर नहीं दिया जाता था। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिका की शिक्षा तथा जितने भी ज़रूरत का मतलब जिनको क्या कहते हैं, सुविधाएं नहीं हैं, जिनको सुविधाएं नहीं है। अब मान लीजिए जिनके पास पैसा, उनके पास सुविधा सब कुछ है, जिनके पास पैसा नहीं है उनको तो सुविधा नहीं है। उनको सुविधा नहीं है तो उसकी सुविधा को बढ़ाने के लिए क्या किए, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी ये क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता था। देखिए, ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये क्या किया कि बच्चों के लिए जितने भी मतलब उनके फील्ड में, यानी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ था उन सभी चीज़ों पे काम किया। ठीक है, वो काम किया
और ये एक्ट क्या किया, उनको अधिकार दिलाया। क्या किया, उनको अधिकार दिलाया। देश के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता था। क्या देता था, गारंटी देता था। इसमें क्या था, ये मुफ्त और अनिवार्य का एक मौलिक अधिकार होगा, ये सर्व शिक्षा अभियान की तरह बताया था। तो इसकी गारंटी कौन देगा, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट देगा, ये एक्ट देगा। ठीक है, इसकी गारंटी भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियम किया, इस एक्ट को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस एक्ट में के इस प्रवर्तन ने भारत को दुनिया के उन 135 देशों में से एक बना दिया जिसके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है। हालांकि इसके बाद भी ऐसी खामियां व चुनौतियां हैं जिसके कारण देश के हजारों बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का महत्व उद्देश्य क्या है, इससे छात्रों को फ़ायदा किस तरह मिल रहा है और किन खामियों को सुधार की ज़रूरत है। देखिए, हमें पहले तो इसके उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए, आखिर इनका उद्देश्य क्या है, फिर इनकी खामियां क्या है, कि इनके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करें। यानी सबसे पहले ये शिक्षा, ये क्या था, राइट टू एजुकेशन एक्ट था क्या, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता था। किसकी गारंटी देता था, ये अधिनियमित कब किया गया, तो 4 अगस्त 2009 को, और ये लागू कर दिया कब किया गया, यह 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब चलिए अगला देख लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में, किसके, राइट टू एजुकेशन एक्ट के उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य क्या सब रहा था। इस एक्ट का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा कराना। मतलब क्या था कि जैसे देखिए, अब बच्चा जो है, हम चलिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री तो कर दिए, चलिए हम आपको मुफ्त में शिक्षा देंगे, लेकिन अब बच्चा जाना भी तो जरूरी है ना। तो अनिवार्य प्रवेश यानी उसका मतलब नामांकन करवाना जरूरी था। उपस्थिति यानी वो बच्चा डेली वहाँ पहुँचे, स्कूल यानी विद्यालय में पहुँचे, ये भी जरूरी था। ठीक है, इन सभी चीज़ों को पूरा करवाना था। धारा 6 के तहत बच्चों को पड़ोस की किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार है। मतलब बच्चा को जो है, कोई भी आसपास के जितने भी स्कूल हैं, उन किसी भी स्कूल में बच्चा जो है अपना नामांकन करवा सकता है। यह एक सुनिश्चित करता है कि कमज़ोर वर्ग के बच्चे और वंचित समूह के बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सके। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए जो ऊंचे कास्ट के लोग होते थे, उनके बच्चे को ज़्यादा मतलब मान सम्मान दिया जाता था। स्कूल में भी ऐसा भेदभाव था पहले। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इस भेदभाव को ख़त्म किया गया, और ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत इस भेदभाव को पूरी तरह से ख़त्म करने को बोला कि मतलब आप जितने जो भी वर्ग के बच्चे हैं क्लास में, सभी बच्चे क्या होगा, एक समान होगा। यानी जो जितने भी वर्ग के बच्चे हैं वो सभी बच्चे क्लास में क्या है, एक समान होगा। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सका, तो वो बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। मतलब अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो 10 साल का हो गया, वो अपने घर में ही पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ाई अपनी कर रहा है। अब वो बच्चा जब स्कूल गया तो उसको बोलेगा कि नहीं, तुम पहली कक्षा में एडमिशन करो। अब 10 साल का बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन करवाएगा तो फिर वो आगे कब बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको कह दिया गया कि अगर मान लीजिए बच्चा 6 वर्ष की आयु में अपना पहली क्लास में एडमिशन नहीं लेता है, तो बच्चा जो है 10 साल में, अगर मान लीजिए 10 साल हो गया, तो अब वो चौथी या 5वीं में जब जिसमें चाहे वो एडमिशन ले सकता है, अपने उम्र के अनुसार ले सकता है। ठीक, यदि किसी स्कूल के प्रारंभिक शिक्षा पूरे करने का प्रावधान नहीं है तो छात्र को किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार प्रदान होगा। मतलब अगर कोई स्कूल है जिसमें मान लीजिए सुविधा नहीं है, या मान लीजिए कोई किसी तरह का कोई भी प्रकार का है, तो बच्चा को जो है, जैसे टीसी होता है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो टीसी दे करके बच्चा को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चा जा सकता है, अपनी मर्जी से जा सकता है। ठीक है, उसके बाद निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय का भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। मतलब जो यहाँ बात क्या, निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय, निजी और विशेष श्रेणी मतलब प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए। प्राइवेट स्कूल वाले क्या होता है कि वो जो सभी मतलब जितने भी बच्चे होते हैं सबसे समान फीस लेते हैं। इनको कहा गया है कि आर्थिक रूप से जो निर्बल समुदाय के बच्चे हैं उनको पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। ठीक है,
उसके बाद स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद किसी भी बालक का प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब एक देखिए, इसमें एडमिशन का एक डेट फिक्स होता है कि मान लीजिए अब जैसे अप्रैल से, अब का सेशन अप्रैल से मार्च हो गया है, अप्रैल से मार्च हो गया, तो अब मान लीजिए कोई बच्चा अप्रैल में एडमिशन नहीं करवा पाया, तो अप्रैल में नहीं करवा पाया, वो मार्च में आया, अप्रैल के बाद मार्च में आया, अप्रैल के बाद जो है वो मई में आया या जून में आया, किसी में भी आया, तो वो बच्चा का एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका एडमिशन अब नहीं लेंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में दाखिल से रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। ठीक है, बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं विद्यालय में नहीं दी जाएगी। मतलब पहले क्या होता है, जैसे अब लाठी डंडे की मार पहले पड़ती थी, वो लाठी डंडे की मार अब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं इसके महत्व के बारे में, यानी इन शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट का महत्व क्या सा था। ठीक है, इसके महत्व के बारे में जब हम बात करेंगे, तो अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के महत्व की बात करें, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट का देश की शिक्षा प्रणाली में के लिए गहरा महत्व है, क्योंकि भारत में शिक्षा प्रणाली में इसने एक आदर्श बदलाव किया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिस कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि नागरिक शिक्षित हो, और ऐसा होने के लिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा सार्वभौमिक राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है कि सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी है। मतलब क्या, सार्वभौमिक का मतलब होता है शिक्षा जो है सबके लिए होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी वर्ग के लिए बच्चों के लिए है, किसी वर्ग के बच्चों के लिए नहीं है। मतलब शिक्षा सबके लिए होना चाहिए, इसलिए इसको क्या किया, मुफ्त कर दिया शिक्षा को। क्या अगर मान लीजिए फीस लगेगा तो कमज़ोर वर्ग के जितने भी बच्चे वो पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए इसको मुफ्त किया गया ताकि शिक्षा जो है सबके लिए समान हो सके। ठीक है, उसके बाद इसका विस्तार किया जाए, मतलब आरटीई का विस्तार किया जाए, राइट टू एजुकेशन एक्ट का विस्तार किया जाए। अब कहने का मतलब ये है कि जितने भी इनके खामियां हैं इनको सुनिश्चित किया जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाए, देखिए सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को समुचित क्रियान्वयन के लिए अग्र सक्रिय नीति अपनानी चाहिए। अग्र सक्रिय मतलब होता है पहले से कोई भी चीज़ करके रखें, ये नहीं कि हम इंतज़ार करें कि जब ये गलतियाँ होगी तब देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए स्कूलों को विश्वास में लेना एवं समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करना भी आवश्यक है। इस प्रकार सरकार वंचितों एवं गरीब के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कर शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित कर सकती है। इसके अलावा कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि इसका विस्तार करके परिणामों की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। एक्ट में 3 से 6 समूहों और 14 से 18 आयु के समूह को शामिल करने की आवश्यकता है। देखिए पहले की जो शिक्षा थी, मान लीजिए शिक्षा हमारी 6 वर्ष से शुरू होके और 6 वर्ष से शुरू होती, ठीक है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही इसके अंतर्गत लिया गया था। ठीक, लेकिन हम अगर बच्चा मानते हैं तो 18 वर्ष से जितने भी कम होते हैं उनको तो बच्चा ही मानते हैं। 18 वर्ष से कम के तो बच्चा ही मानते हैं ना। तो जब 18 वर्ष से कम को बच्चा मानते हैं तो हम बच्चों के लिए फ्री शिक्षा कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए जब फ्री गया तो हम ये 14 से जो 18 बीच का गैप है इसको भी तो इसमें शामिल कर ले। और अब पहले क्या होता था कि जैसे पहला क्लास में एडमिशन हुआ, पहला मतलब फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ, इसके बीच पहले जो आपका नर्सरी, LKG और UKG ये 3 क्लास जो आपके छूट जाते हैं, इन 3 क्लास को भी तो इसमें लेना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि हम सीधे पहली क्लास में ले लिए। इन 3 क्लास को लेने के लिए भी 3 से 6 और इधर 14 से 18 इन दोनों आयु के बच्चों को शामिल करने की आवश्यकता है इसके अंतर्गत। उसके बाद स्कूलों को समुचित निगरानी करनी चाहिए कि एवं समय समय पर इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन का रिपोर्ट लेनी चाहिए। स्कूलों को रियल टाइम आधार पर निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अध्ययन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन को महत्व देना चाहिए। अध्यापन गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। 25% कोटा का पालन न करने के मामले में कड़े दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये 25% मतलब जो निजी स्कूल वाले हैं, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो अगर ये चीज़ नहीं पूरा करते हैं तो उनके ऊपर जो है आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं मध्याह्न भोजन क्या है। मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील, जिसके बारे में हम सभी खाए हुए हैं अपने अपने स्कूल में, तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना का ये आज के दिनों भारत सरकार द्वारा संचालित एक बहुत जानी पहचानी योजना है।
इस योजना की शुरुआत भारतवर्ष में 15 अगस्त 1995 को की गई थी। शुरुआत में इस योजना के देश के 2408 विकास खंडों में लागू किया गया था और बाद में सन 1897 से 1997 से 98 यह कार्यक्रम देश के ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी एवं प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की अच्छी शिक्षा के साथ साथ पोषण युक्त भोजन मिले। देखिए इस पे जब हम चर्चा करेंगे तो इस पर कुछ चीज़ों को चर्चा करना। पहले तो अब इसकी अगर पूछ लिया कि इसकी शुरुआत कब हो गई थी, मतलब इसका एक सिला कब रखा दिया था, 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। उसके बाद 97-98 में यह लागू कर दिया गया था, ठीक है। 97-98 में लागू कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या सब था? इसका उद्देश्य ये सब था कि मान लीजिए देखिए उपस्थिति इस विद्यालय में जो है उपस्थिति बहुत कम थी, ठीक है। तो उपस्थिति कम होने के लिए अब क्या किया जाए, तो बच्चों को स्कूल में कैसे लाया जाए। इसके दो कारण, दो तर्क थे। एक तर्क तो ये था कि मान लीजिए बच्चा जो है जैसे गरीब बच्चे हैं, तो गरीब बच्चे अब खाना उसको मिल नहीं पाता था। अब खाना नहीं मिला, बच्चा क्या पढ़ने जाएगा स्कूल। तो एक तो उनको स्कूल में लाने के लिए खाने का व्यवस्था किया गया ताकि वो बच्चा जो है खाने की मतलब स्कूल में ही खाना मिल जाएगा तो बच्चा जो है आराम से आ जाएगा। प्लस होता क्या है, बच्चों में एक कहते हैं ना लालच होती है। अब देखिए लालच, अब गलत मत इसका इस्तेमाल कीजिएगा। बच्चों में लालच होती है कि हाँ हमें स्कूल विद्यालय में जो है खाने को मिल रहा है, तो खाने को मिल रहा है तो हम विद्यालय चलें, डेली चलें यहाँ, ठीक है। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो आप कह सकते हैं कि यही सभी उद्देश्य था कि नियमितता को बढ़ाया जाए, विद्यालय में बच्चे को बढ़ाया जाए तथा नियमितता को बढ़ाया जाए कि अगर खाना डेली मिलेगा तो जो है बच्चा डेली स्कूल आएगा। ये चीज़ ज़रूरी था, ठीक है। उसके बाद पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1995 को इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसे 1997 से 98 में देश के हर ब्लॉक में लागू कर दिया गया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसके बाद इसमें अगर बात कर लें तो इस योजना के अंतर्गत जो है 5वीं जितने भी राजकीय स्कूल थे, यानी राजकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक स्कूल थे, उन सभी भी स्कूलों में यदि आप 80% हाजिरी पूरा करते थे, शुरुआत की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको 3 किलोग्राम गेहूँ या चावल मिलता था। 3 किलोग्राम गेहूँ या चावल मिल जाता था। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें होता क्या था कि देखिए अब जैसे ये 3 किलोग्राम गेहूं और चावल मिल रहा था, तो ये तो बच्चे को नहीं मिल रहा था, उसके परिवार को मिल रहा था। किसके? इसके परिवार को मिल रहा था। तो ये बच्चा को ही मिले, इसके लिए क्या किया गया, तो 1 सितंबर को, यानी 1 सितंबर 2004 को पक्के पकाए भोजन का व्यवस्था स्कूल में कर दिया गया। मतलब अब जो है ये गेहूँ और चावल जो मिल रहा था ये नहीं मिलेगा, तो अब क्या मिलेगा, अब आपको बना बनाया खाना मिलेगा जो आपको स्कूल में ही खाना है, ठीक। ये जब कर दिया गया, ठीक, इसके बाद से क्या होता था, इसका जो चार्ट होता है वो एक बार आप लोग चार्ट देख लीजिएगा कि मतलब बच्चे को प्रत्येक दिन क्या सब मिलता है। देखिए वैसे तो अब स्कूल विद्यालय में ये सभी चीज़ों जो मेन्यू रहता है वो मेन्यू के हिसाब से तो मिलता है नहीं हर एक विद्यालय। हाँ, मैं सभी विद्यालय की बात नहीं करता, कुछ विद्यालय में मिलता होगा लेकिन सब विद्यालय में ऐसा होता नहीं है, मिलता तो है नहीं। तो ये पके पके भोजन की व्यवस्था कब की गई, 1 सितंबर 2004 को, ठीक है। इससे पहले जो है क्या मिलता था, गेहूं और चावल, अगर 80% आप अटेंडेंस पूरा कर लेते हैं तो, ठीक। चलिए समझ गए आप लोगों को। बस ये डेट जो है, ये डेट आप लोगों को याद रखना है क्योंकि डेट ही अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपके, अगर पूछेगा तो। बाकी इन सभी चीज़ों से और कुछ नहीं पूछा जाता है, आपसे डेट पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए किस डेट को ये चीज़ किया गया था, ठीक है। इस सभी में भी जितने भी जो भी पॉइंट्स हैं आपको पॉइंट्स देख लेना है, जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें आपको ये डेट देख लेना है कि आखिर ये राइट टू एजुकेशन का जो डेट है, ये डेट कहाँ गया, ये डेट आप लोगों को देख लेना है। 4 अगस्त 2009 को इसको अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है। इन सभी डेटों को बस याद रखना है आप सभी को। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।